Good afternoon to all. This is Pritma Singh and welcome back to पोल पाथ। आज हम विदेश नीति पर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। भारतीय विदेश नीति से संबंधित सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें रखे हैं। लगभग 75 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपने इनको अच्छे से देख लिया, समझ लिया, तो इनसे आपको जो है बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और मैं बता दूं कि क्योंकि टाइम कम बचा है तो सारे टॉपिक कवर होने मुश्किल हैं, तो आप जो है ये प्लेलिस्ट मैराथन प्लेलिस्ट है, इसमें सारे टॉपिक ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो यहाँ से आप जो है सारे टॉपिक पढ़ सकते हैं। इसमें भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर किया है। मैराथन करके प्लेलिस्ट है, तो 3 प्लेलिस्ट हैं जो आपको फॉलो करनी है। 3 हैं, कौन कौन सी हैं? एक तो ये है जो अभी रिसेंटली जितने वीडियोस मैं दे रही हूँ तो आपको बिहार शिक्षक भर्ती में मिलेंगे। दूसरा, मैराथन में सारे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैराथन की प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। ये आपकी दूसरी प्लेलिस्ट हो गई और ये अभी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर सारे टॉपिक कवर किए गए हैं, इंपॉर्टेंट चीजें सब यहाँ कवर की गई हैं। और तीसरा है ये एनसीईआरटी, जो कि आपको पता होना चाहिए। यदि आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं टीचिंग के, तो एनसीईआरटी तो आप भूल नहीं सकते, तो एनसीईआरटी भी आप फॉलो कर लें। प्लस मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कई लोग कह रहे हैं कि आईआर मैम आईआर दीजिए, तो भाई आईआर के हमने क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग सुनते नहीं हैं या फिर स्किप करके वीडियो देखते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, जो मैं बहुत थोड़ा सा जो है आपको सूचना देती हूँ, छोटी सी सूचना देती हूँ और वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। आईआर का हमने ये बिहार शिक्षक भर्ती में हमने लगा रखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आईआर के, तो प्लीज आप ये बिहार शिक्षक भर्ती प्लेलिस्ट क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, इसको चेक कीजिए। आईआर का यहाँ पर लगा हुआ है। और रही बात कंपेरेटिव पॉलिटिक्स यानी तुलनात्मक राजनीति की, तो इसका भी मैराथन में लगा हुआ है। और नहीं तो मैं सोच रही हूँ आपको एनसीईआरटी के बचे हुए क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूं अब, तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जो तुलनात्मक राजनीति है वो ऑलरेडी मैराथन में लगी हुई है, तो आपके ना क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, ना टॉपिक और ना ही सब्जेक्ट। तो आप ये मैराथन को फॉलो कर सकते हैं कंपेरेटिव पॉलिटिक्स के लिए, जिसमें कि संविधान, संविधानवाद, सहकारी, ये सारी चीजें जो आ जाती हैं, सारी टोटल मैंने अच्छे से वहां पर कवर की हैं मैराथन में। मैं आगे एनसीईआरटी कल से देना शुरू कर रही हूँ, तो आप लोग की क्या राय है वो बताइए, क्योंकि एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक जो हैं हमने नहीं दिए हैं, एनसीईआरटी लिस्ट में भी वो पूरे टॉपिक आपको नहीं मिलेंगे, तो देख लीजिए। मुझे लगता है कि एनसीईआरटी अब कल से आपको कंप्लीट करा दी जाए, जो भी 2-4 दिन आपके पास हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे, तो किस पे? पोल पाथ के नाम से हमारा टेलीग्राम बना हुआ है, इस पे जो है आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है इन सभी का, सारी प्लेलिस्ट का, और जो ये हमारा टेलीग्राम है इसका भी, तो इसके द्वारा आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं। और ये रही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है, वही मैं यहाँ पर अभी देती हूँ, क्योंकि इस टाइम आपका टाइम जो है बहुत क्रूशियल है, उसको मैं बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ। तो लेकिन जो जरूरी चीजें हैं वो हमें आपको देनी पड़ती हैं, और उनको आप सुन के तब आगे वीडियो बढ़ा, जो क्वेश्चन में है तब वीडियो को बढ़ाया कीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं सुनेंगे तो काफी चीजें आप वहां पर मिस कर देंगे जो आपके लिए ही जरूरी हैं। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा निर्गुट आंदोलन का संस्थापक नेता नहीं है? कौन नहीं है? जवाहरलाल नेहरू हैं, कर्नल नासिर हैं, और कर्नल गद्दाफी हैं, और मार्शल टीटो हैं। तो यहाँ पर आप सभी को ये चीज पता है कि जो निर्गुट आंदोलन के नेता कौन है? नेहरू और कर्नल नासिर और मार्शल टीटो, ये 3 हैं। और इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में कौन जो वो और दिए गए हैं, एनक्रूमा एंड सुकर्णो। एनक्रूमा एंड सुकर्णो, देखो ये आपकी एनसीईआरटी ने 5 को माना है, तो देख लीजिए 5 को लेके आप चलिए। अगर एनक्रूमा और सुकर्णो आते हैं वहां पर, जैसे मल्टीपल चॉइस ये ऑप्शन करके देते हैं, तो उसमें देख लीजिएगा। तो आपके एनसीईआरटी में 5 दिए गए हैं, लेकिन वैसे मोस्टली 3 ही पूछे जाते हैं। तो आपका यहाँ पर कौन नहीं है? तो कर्नल गद्दाफी नहीं है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये इसकी स्थापना होती है 1961 में, इसकी स्थापना होती है। और अभी इसमें क्या है, जब इसकी स्थापना हुई थी तब यहाँ पर 25 सदस्य देश थे, लेकिन अभी 2012 तक की जो हमारे पास डेटाज हैं, तो उनके द्वारा
120 120 इसके देश बन चुके हैं, ठीक है, इसमें सम्मिलित हो चुके हैं 120 देश। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय वायुसेना ने किस देश में ऑपरेशन कैक्टस को कार्यान्वित किया? श्रीलंका में, नेपाल में, पाकिस्तान में या मालदीव में? तो ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सेना द्वारा एक जो है चलाया गया ऑपरेशन था, जो कि कहाँ, मालदीव में चलाया गया था। मालदीव में चलाया गया था कब? 1988 में। 1988 में ये चलाया जाता है और वहाँ की जो पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम, इसके समर्थक के द्वारा सत्ता परिवर्तन करने का प्रयास किया जा रहा था। इसका उद्देश्य था ऑपरेशन कैक्टस का कि उस सत्ता परिवर्तन के प्रयास को विफल बनाना, यही इसका जो है उद्देश्य था। तो सारी चीजें आप ओरली सुनते जाइए ताकि बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, मालदीव। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पर आपके पास 2 सेंटेंस है और उसके बाद आपको कोड का प्रयोग करना है। भारत की निशस्त्रीकरण नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन हैं, उन पर विचार कीजिए। 1954 में भारत ने एक व्यापक परमाणु हथियार परीक्षण प्रतिबंध की उपलब्धि को लंबित करते हुए परमाणु हथियारों के सभी परीक्षणों को तत्काल निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। सेकंड कह रहा है कि 1964 में भारत ने सुझाव दिया कि परमाणु हथियारों के प्रसार की समस्या को वास्तव में हल करने के लिए एक ही अंतरराष्ट्रीय संधि के ढांचे के भीतर हथियारों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज प्रसार को एक साथ रोक दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे वो परमाणु हथियारों के विरोधी थे। उसके बाद जो है ये जो राजीव गांधी आए उन्होंने भी जो है परमाणु हथियार मुक्त हिंसा रहित विश्व की वकालत की थी। तो और हमारा जो है जो हमने परमाणु हथियार बनाए हैं उसका उद्देश्य अगर उसके बारे में बात की जाए तो नो फर्स्ट यूज की बात करता है कि पहले प्रयोग नहीं करेगा वो। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के विश्व दृष्टिकोण पर नेहरू की घोषणा क्या है? फर्स्ट है कि औपनिवेशिक और आश्रित देशों और लोगों की मुक्ति में हम विशेष रूप से रुचि रखते हैं। दूसरा है हम नस्लवाद के नाजी सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करते हैं, चाहे कभी भी और किसी भी रूप में इसका आचरण हो। तीसरा है हमारी विदेश नीति के स्तंभों में से एक नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ना है। इसमें से कौन से कथन जो है आपके सही है वो आपको चूज करना है। तो इसमें देखो तीनों ही कथन सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्योंकि नेहरू जी जो थे वो लोकतंत्र के समर्थक थे और किसी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा, इन सब के साथ किसी प्रकार का समझौता ये नहीं करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एफ्रो एशियाई देश 5 विचारों वाले पंचशील सिद्धांत का आधारित एक सामान्य विदेश नीति में एकजुट हुए, क्या था? और गैर आक्रामकता, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण, और यहाँ पर 2 की जगह उन्होंने खाली छोड़ दी है। डी के स्थान पर निम्नलिखित में से आपको चूज करके रखना है। तो क्या आएगा? किसी देश की संप्रभुता और अखंडता की मान्यता, पारस्परिक सरकारी व्यापार, परस्पर आदर, आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त मुकाबला। तो देखो यहाँ पर 3 तो इन्होंने दे दिए हैं, गैर आक्रामकता, हस्तक्षेप, शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व, 3 इन्होंने दे दिए हैं। 2 आपको चूज करके नीचे से देने हैं। तो इसमें जो है पहला और तीसरा किसी देश की संप्रभुता और अखंडता की मान्यता की बात की थी और परस्पर आदर, यानी कि सबके जो देश हैं इसमें ये सभी एक दूसरे का आदर करेंगे। तो पहला और तीसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी ये राइट हो जाएगा, यानी कि एक ये जाएगा और एक ये जाएगा, ये 2 चूज हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिसंबर 2020 तक भारत और यूरोपीय संघ के मध्य अब तक कितने शिखर सम्मेलन हो चुके हैं? दिसंबर 2020 तक की बात कर रहा कि अब तक कितने जो हैं शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। तो यहाँ पर 13 है, 14 है और 15 है और 16 है, इतनी संख्याएं दी गई। इनमें से कौन सा राइट है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 15। तो देखो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो पहली शिखर वार्ता होती है, पहली कब होती है? ये होती है 28 जून 2000 को ये जो है पहली होती है। और जो 15वीं थी तो ये 15 जुलाई 2020 को आयोजित हुई थी और वर्चुअल हुई थी।
ऑनलाइन मोड पर हुई थी, क्योंकि उस समय कोरोना काल था। तो ये कब हुई थी? 15 जुलाई, जो अभी 15 हुई, 15 जुलाई और 2020 को ये आयोजित हुई थी। 15वीं वाली 15 है, 15 डेट भी, मतलब संख्या भी 15 है और डेट भी 15 है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के आईसीटी कार्य दल ने किस देश के साथ मिलकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है भारत में संयोजकता का भविष्य? यूएसए, ब्राजील, जापान, दक्षिण कोरिया। तो भारत के आईसीटी कार्य दल ने किसके साथ मिलकर ये रिपोर्ट प्रकाशित की है? भारत में संयोजकता का भविष्य। तो यूएसए के साथ मिलकर ये रिपोर्ट निकाली है। और इसमें है क्या कि जो आईसीटी के उपकरण हैं, इनका प्रयोग और बिना किसी भेदभाव के जो सूचना को ढूंढने, अन्वेषित करने, विश्लेषित करने, उनका आदान प्रदान करना, ये सब चीजें जो है इसमें सम्मिलित हुई हैं। चलिए देखेंगे आगे। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, 1980 से पूर्व भारत द्वारा इजरायल को वास्तविक मान्यता प्रदान करने के कारण में भारतीय विदेश नीति का कौन सा एक निम्नांकित निर्धारक नहीं है? आर्थिक कारक, भारतीय समाज की बहुलवादी प्रकृति, भारत की ऐतिहासिक परंपरा या भारतीय राष्ट्र की विचारधारा। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन जो है सी राइट होगा, भारत की ऐतिहासिक परंपरा, ये राइट हो जाएगा, क्योंकि भारत की विदेश नीति का ये कारक नहीं है। भारत की ऐतिहासिक परंपरा ये नहीं, बाकी सभी हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत नेपाल शांति तथा सुरक्षा 1950 की नेपाली माओवादियों ने आलोचना की क्योंकि संधि आसमान प्रकट की थी, नेपाली पहचान का उभार था, चीन के साथ समदूरी की नीति अपनाई गई, यह सभी। तो देखो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ये सभी थी। भारत नेपाल शांति सुरक्षा जो नेपाली माओवादियों ने आलोचना की थी, इनके ये सभी कारण थे। नेक्स्ट देखेंगे, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? जनसंख्या नहीं है, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन या कूटनीति। तो कूटनीति, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन ये सभी विदेश नीति की निर्धारक हैं, बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। लेकिन जो इसमें जनसंख्या है ये निर्धारक तत्व नहीं हो सकती। किसी भी देश की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों में देश की भौगोलिक स्थिति, परंपराएं, संस्कृत, आर्थिक विकास, जो आर्थिक विकास का स्तर है, सैनिक बल आ जाता है, हथियार वगैरह आ जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां, ये सारे तत्व गिने जाते हैं, लेकिन जनसंख्या नहीं गिनी जाएगी। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस प्रधानमंत्री ने पड़ोसी देशों के साथ एकतरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति को अपनाया? किसने अपनाया? इंदिरा कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, पीपी नरसिम्हा राव, वीपी सिंह। किसने ऐसा अपनाया है? तो जो एक तरफा रियायतें देने वाली विदेश नीति को किसने अपनाया है? इंदिरा कुमार गुजराल ने अपनाया है। इसे गुजराल सिद्धांत भी बोला जाता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है? गुजराल सिद्धांत भी बोला जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो जिसकी हम सहायता कर रहे हैं किसी देश की, अपने पड़ोसी देशों की, तो बदले में उनसे कुछ उम्मीद ना रखें हम, तो एक तरफा रियायतें हो गई इसका मतलब। तो इसमें जो मेन बातें थी वो आप ओरली सुन लीजिए, कभी सेंटेंस आ जाए तो उसको टिक करना। नंबर 1 है, भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सद्भावना एवं विश्वासपूर्ण सहयोग करते हुए उनमें किसी भी प्रकार के प्रतिदान का आग्रह नहीं करेगा। दूसरा है, विवादास्पद युद्धों के बारे में शांति एवं लचीली नीति का अनुसरण करना। तीसरा है, द्विपक्षीय संबंधों में लेन देन की अनिवार्यता पर जोर न देकर एक तरफा दोस्ताना रियायतें देना। चौथा है, पड़ोसी देश की चिंताओं एवं मांगों के प्रति संवेदनशील रहना। पांचवा है, दक्षिण एशिया का कोई भी देश अन्य देश के विरुद्ध आतंकवादी कार्यवाही के लिए अपनी भूमि का दुरुपयोग नहीं करेगा। तो ये जो मेन है 5 है, गुजराल सिद्धांत के नाम से जाना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिछले 7 सालों में भारत ने अपने पड़ोसियों के साथ कौन से समझौते किए? भारत नेपाल शक्ति व्यापार समझौता, अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध, या बांग्लादेश में चटगांव बंदरगाह, मालदीव में संसद का निर्माण। जो नीचे दिए गए उसमें सही उत्तर आपको देखने हैं, केवल पहला दूसरा है, पहला चौथा है, दूसरा तीसरा है, तीसरा चौथा है, इतने ये ऑप्शन है। इसमें से आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, पहला और तीसरा। तो ये देखो 1921 का ये सवाल है, उस समय तक जो समझौते हुए थे पिछले 7 सालों में, यानी कि 1921 से पिछले 7 सालों में जो भी समझौते हुए थे पड़ोसी देशों के साथ, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर पहला और तीसरा राइट है।
नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया काकस का मुख्य कार्य क्या है? इंडिया काकस की बात हो रही है। पीआईओज और सरकार के बीच कड़ी का काम करना, भारतीय मूल के व्यक्तियों पीआईओज का संघ बनाना, और यूएस के नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना, भारतीय सरकार को प्रतिक्रिया यानी फीडबैक देना। तो पीआईओ जो इंडिया कॉकस का मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट होगा, जो यूएस के प्रति निर्माण यूएस की नीति निर्माण को भारत के पक्ष में प्रभावित करना। ठीक है, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, ये जो इंडिया कॉकस है, इनके बारे में हमने बहुत बार एक्सप्लेन किया है, पूरा एक्सप्लेन किया है, तो हो सकता है आप हमें शुरू से फॉलो कर रहे होंगे, तो ये सारी चीजें आपको मिल चुकी होंगी। नेक्स्ट देखेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान निम्नलिखित में से किस तिथि को प्रारंभ किया गया था? 12 दिसंबर 2020 से, 12 मई 2020, 12 नवंबर 2020 या 12 अक्टूबर 2020? आत्मनिर्भर भारत अभियान, इसकी बात हो रही है, और ये 12 मई 2020 से जो है प्रारंभ किया जाता है। और इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि उन सभी विदेशी निर्भरताओं को कम करना जिनकी वजह से भारत का ज्यादातर व्यापार दूसरे देशों पर निर्भर कर जाता है। ठीक है, और इसकी जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ है: अर्थव्यवस्था, तकनीकी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मांग, बढ़ती जनसंख्या। तो ये देख लें, कभी इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन से 5 स्तंभ है? अर्थव्यवस्था, दूसरा क्या है? तकनीकी, तीसरा है क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है, और चौथा क्या है आपका? ये चौथा हो जाएगा मांग। ठीक है, और पांचवा हो जाएगा बढ़ती जनसंख्या, ये स्तंभ 5 माने गए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो रहा है। सेशन को सभी जो है लाइक कर देंगे और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देंगे, और जितने ग्रुप्स हैं आपके पास उन सब में शेयर कर देंगे। ये क्लासेस जितनी आगे जाएंगी उतना जो है आपको कंटेंट अच्छा आगे मिलता रहेगा, क्योंकि जब व्यूवर्स अधिक होंगे, सब्सक्राइबर अधिक होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम भी ज्यादा यहाँ पर एफर्ट डालेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का काला पानी भूभागी विवाद किस देश के साथ है? इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर। तो जो काला पानी भूभागी विवाद किसके साथ है? ये तो ये है जो नेपाल है, इसके साथ है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर सी नेपाल राइट होगा। वैसे तो ये 3 बॉर्डर से मिलते हुए हैं, भारत, नेपाल और चीन, 3 देशों के बॉर्डर यहाँ मिलते हैं, लेकिन जो इसका विवाद है वो नेपाल के साथ है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत ने 1954 में किस पड़ोसी देश के साथ पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? चीन के साथ, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। तो किसके साथ किए हैं ये? ऑप्शन यहाँ ए होगा। सभी को पता है चीन के साथ ये पंचशील जो समझौता था इस पर हस्ताक्षर हुए थे, और इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 1954 में हुए थे। ये डेट आप याद रखेंगे। और इसमें जो मेन बातें थी कौन कौन सा था? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व स्वतंत्रता को पारस्परिक सम्मान करना, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि 3 पॉइंट वहां पर रखे हुए थे, 2 आपको उठा के रखने थे। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, राइट रॉन्ग। तो इस तरह से सेंटेंसेस आएंगे पंचशील पर आपके। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता, स्वतंत्रता का पारस्परिक सम्मान करना होता है, और एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, ये दूसरा हो गया। तीसरा हो गया कि आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप नहीं करेगा कोई। चौथा होगा कि समानता के आधार पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाना हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। तो ये 5 जो है इसके मेन है, वो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति की निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। लाहौर बस कूटनीति, लुक ईस्ट पॉलिसी, गुजराल सिद्धांत, पोखरण सेकेंड परमाणु विस्फोट। देखो यहाँ सभी बिल्कुल इजी हैं, आपको अच्छी तरह मालूम होंगे, लेकिन अगर इनकी डेट वगैरह नहीं मालूम है तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये जो लाहौर बस कूटनीति थी, तो ये 19 कब हुई थी? 1999 में ये शुरू होती है। अगर हम लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करें तो ये 1992 में जब नरसिम्हा राव पीएम थे उस समय शुरू होती है।
और अगर हम गुजराल सिद्धांत की बात करें तो अभी हम बात करके आए हैं, लेकिन इसकी डेट क्या है तो 1996 हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम बात कर लें किसकी, ये पोखरण की, तो सभी को पता है। सेकंड, पहला होता है 74 में इंदिरा जी के टाइम पर, और दूसरा होता है वाजपेयी के टाइम पे। कब होता है ये? 1998 में होता है। तो अब इनको आप सीक्वेंस में आराम से लगा सकते हैं, यदि आपको डेट पता है तो कालक्रम के अनुसार लगाना है। और आप नीचे कूट जो दिए गए हैं उन्हें भी देख लीजिए, ये आपके कूट हो गए, और इसमें राइट ऑप्शन आपको करना है। तो ये हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। सेकंड, फिर आएगा आपका थर्ड, फिर आएगा फोर्थ एंड देन फर्स्ट, यही आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें भी सूचियां दी गई हैं, 2 सूची हैं, और इनको इसमें विवाद हैं, जो भी विवाद हैं वो आपको मैच करना है कि किस देश के साथ कौन से विवाद हैं। तो यहाँ काला पानी है, अब ये भी हम पढ़ के आए हैं, किसके साथ है? नेपाल के साथ है। गलवान विवाद है, भूमि सीमा समझौता है, भूमि सीमा समझौता ये भी बहुत फेमस है, और बघलियार जल विद्युत परियोजना, ये सभी इसमें दी गई हैं। तो इनको आपको मैच करना है। जो ये गलवान की घटना है, ये किसके साथ है? ये चीन के साथ है, तो यहाँ हम सेकंड कर लेंगे। और जो काला पानी विवाद है, यहाँ नेपाल के साथ है, हम फर्स्ट कर लेंगे। और ये जो भूमि सीमा समझौता है, ये बांग्लादेश के साथ है, तो हम यहाँ पर करेंगे थर्ड। और बचा पाकिस्तान, तो बघलियार जल विद्युत परियोजना जो है ये किसके साथ है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान के साथ, यहाँ हम करेंगे फोर्थ। तो हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फर्स्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की विदेश नीति के नियम में नियंत्रित कथनों में कौन सा सही है? निम्नांकित जो कथन दिए गए इनमें से कौन सा सही है? थोड़ा सा इसको बड़ा करके हम देख लेंगे, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, जो सही है वो आपको बताना है। भारत ने वर्ष 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता LBA पर हस्ताक्षर किए। बी कह रहा है भारत ने वर्ष 2017 में श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह के निर्माण पर सहमति व्यक्त की। सी कह रहा कि भारत ने वर्ष 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौते APA पर हस्ताक्षर किए। और डी कह रहा मालदीव के अब्दुल्ला यमीन 2013 से 18 के शासनकाल में भारत के साथ मैत्री संबंध थे। आपके पास 4 ऑप्शन है, और नीचे कूट का प्रयोग करके आपको सही आंसर जो है देना है। तो यहाँ पर आपका जो है A एंड C, दो यानी बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, A और C। जो 2015 में बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता हुआ, जिसमें कुछ इनक्लेव भारत के बांग्लादेश के पास जा रहे हैं, और कुछ जो है बांग्लादेश के हमारे भारत के पास आ रहे हैं, तो 2015 में हुआ है PM मोदी के द्वारा। और जो C है 2011 में अफगानिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदारी समझौता, तो ये भी सही है, A एंड C सही है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत द्वारा हस्ताक्षर किए गए निम्नांकित समझौतों को उनके प्रकटन के रूप में व्यवस्थित कीजिए। प्रकटन कब कब हुए हैं? तो सबसे पहला है भू सीमा समझौता, इसकी बात हम अभी अभी करके आए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भू सीमा समझौता 2015 में होता है, ठीक है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। फिर है ताशकंद समझौता, तो बहुत ही फेमस है ताशकंद समझौता, ये कब होता है? ये होता है 1966 में, जब ताशकंद में समझौता होने जाता है, और वहां से क्या होता है कि लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो जाता है। फिर देखेंगे मास्को टेस्ट बैंड ट्रीटी, तो ये जो मास्को टेस्ट बैंड ट्रीटी है ये 1963। और फिर भारत रूस मैत्री संधि, तो ये कब आता है? ये भी काफी फेमस है, भारत रूस मैत्री संधि 1971। तो आपका हो जाएगा CBDA, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा का नाम बताइए। तो सभी को पता है ये मैक मोहन रेखा सीमा रेखा जो है भारत और चीन के बीच में, ऑप्शन बी यहाँ पर मैक मोहन रेखा। इसे किसने खींचा था, किसके नाम पर बना? तो हेनरी मैक मोहन ने खींची थी, ठीक है, जो ब्रिटिश सरकार में विदेश सचिव रहे, सर हेनरी मैन ने इसको, सर हेनरी
मैकमोहन ने खींची थी और इन्हीं के नाम पर ये रेखा है। इसको भारत स्वीकार करता है लेकिन चीन अस्वीकार करता है। नेक्स्ट देखेंगे 1971 की भारत रूस संधि के समय रूस का राष्ट्रपति कौन था? जब ये 71 की हुई थी रूस संधि तब कौन था? तो जो ब्रेजनेव थे ये थे, लियोनिड ब्रेजनेव ये थे भारत रूस संधि के समय रूस के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या है कि बात हो रही है संधि पर राष्ट्रपति कौन था, लेकिन अगर बात इसी पर आ जाए हस्ताक्षर किसने किए थे, तो देखो ग्रोमिको थे, आंद्रे ग्रोमिको वहां के कौन थे? ये थे ये विदेश, इधर से स्वर्ण सिंह थे, स्वर्ण सिंह विदेश मंत्री थे, ठीक है। और उधर से कौन थे? ये आंद्रे ग्रोमिको, आंद्रे ग्रोमिको ये थे उधर से विदेश मंत्री। कहाँ से? रूस थे, रूस से। और भारत से कौन थे? स्वर्ण सिंह थे। तो इन दोनों ने हस्ताक्षर किए थे और ये एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण संधि थी जो अमेरिका, चीन, पाकिस्तान के एक जो ये त्रिकोण बन रहा था, इसको खतरे को भांपते हुए इंदिरा जी ने ये संधि जो है की थी। 20 वर्षीय संधि थी, ये भी आप जान लीजिए। 20 वर्षीय का इसमें जो है करार हुआ था। तो 20 वर्षीय संधि थी और साइन करने वाले ये थे। और उस समय कौन था? इंदिरा जी हमारे पीएम थी। पीएम जो है भारत से इंदिरा थी और रूस से राष्ट्रपति थे कौन थे? ब्रेजनेव। ये सारी बातें इससे संबंधित है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखेंगे 1991 में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाई। यह दोई मोई नामक नवीनीकरण प्रक्रिया के समान नीति थी जो डैश है आपके पास, फिर देश द्वारा 1986 में अपनाई गई थी। तो ये दोई मोई नीति के नाम से किस देश में अपनाई गई थी? जो एलपीजी है वो, ठीक है। तो ये दोई मोई क्या है? एक वियतनामी शब्द है, ठीक है। और इसका जो अगर हम आंग्ल भाषा में अनुवाद करें इंग्लिश में तो ये इनोवेट हो जाएगा और वियतनाम ने जो है इसे अपनाया था। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1986 में इसने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय विदेश नीति का मुख्य प्रतिपादक कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित नेहरू या सरदार पटेल? कौन थे? तो ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू जो है ये भारतीय विदेश नीति के मुख्य प्रतिपादक यही थे और इन्होंने तो मतलब विदेश मंत्री के रूप में इन्होंने खुद ही को ही रखा हुआ था, बाद में इन्होंने रखा था, बट सब ये विदेश एज अ विदेश मंत्री खुद ही काम करते थे। नेक्स्ट देखेंगे भारत ने गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से कब मुक्त कराया था? और यहाँ पर डेट आपके पास है 60, 61, 62 एंड 63। 4 डेट आपके पास है, कौन सा राइट है? तो 61 में जो है ये मुक्त कराया गया था गोवा को। और ये अगर और डेट जाए तो ये 19 दिसंबर 1961 में इसको मुक्त कराया था। तो देखो इसमें एक तो ये डेट पूछता, दूसरा पूछता गोवा को किस ऑपरेशन के द्वारा जो है इसको मुक्त कराया गया, तो ऑपरेशन विजय, ये आप पक्का ध्यान रखेंगे। इसको इसका नाम क्या था जिस ऑपरेशन के जरिए ये जो है काम किया गया? तो ऑपरेशन विजय इसका नाम था। ऑपरेशन विजय के जरिए इसे मुक्त कराया गया। किसको? गोवा और गोवा, दमन व द्वीप, ठीक है, द्वीप। इनको किया, दीव होता है, दीव, इनको किया कराया गया था। उस समय ये सभी क्या केंद्र शासित प्रदेश में जो है इनका विलय कर दिया गया था, यानी केंद्र शासित प्रदेश इनको बनाया गया था। लेकिन बाद में क्या होता है, गोवा जो है कौन सा 25वां राज्य बन जाता है? ये क्वेश्चन यहाँ से आता है, गोवा कौन सा राज्य बना? तो 25वां राज्य बनता है। कब बनता है? ये बनता है 1987 में। 61 में आजाद हो जाता है, उस समय ये यूटी बना दिया जाता है, लेकिन कब जो 1987 में इसको 25वां राज्य का दर्जा दे दिया जाता है गोवा को। नेक्स्ट देखेंगे कारगिल युद्ध हुआ कब हुआ? मई और जुलाई 1999, मार्च 1999 और अप्रैल 1999, या फिर जून 1999 या जुलाई या फिर जुलाई और सितंबर 1999 कब हुआ था? तो देखो ये जो कारगिल युद्ध हुआ था ये मई और जुलाई के बीच में हुआ था।
मई और जुलाई के बीच में हुआ था कारगिल युद्ध। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से नेताओं का कौन सा समूह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के लिए जिम्मेदार है? नेहरू, रूजवेल्ट, स्टालिन, इंदिरा गांधी, गोर्बाचेव और केनेडी, नेहरू, नासिर और टीटो, महात्मा गांधी, लिंकन और माओ। तो नेहरू, नासिर और टीटो ये जो है यही जिम्मेदार हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन या नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको नाम भी बोलते हैं, कभी ऐसे आ जाए तो नाम भी बोलते हैं, इसकी स्थापना कब होती है? 1961 में होती है। कहाँ होती है? बेलग्रेड में होती है। ठीक है, बेलग्रेड जो है यूगोस्लाविया, ठीक है, ये बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी है, यहीं पर होती है। और बेलग्रेड से ही कौन, यूगोस्लाविया से ही कौन होते हैं? टीटो होते हैं। टीटो कहाँ से होते हैं? यूगोस्लाविया से होते हैं। ठीक है, और प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू भारत से होते हैं, और ये जो मिस्र से कौन होते हैं? नासिर होते हैं। तो नासिर होते हैं मिस्र से, ये भी ध्यान रखेंगे, इनके देश भी पूछे जाते हैं। ये मिस्र से होते हैं, ये यूगोस्लाविया से होते हैं, नेहरू जी भारत से होते हैं, आपको पता ही है। इन्हीं के प्रयास से 1961 में इसका जो स्थापना होती है, और स्थापना के समय 25 देश थे। क्वेश्चन ये भी आता है, ये एक अंतरराष्ट्रीय कैसा संगठन है, संस्था है? तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है। शीत युद्ध के समय हुआ था, जब पूरा देश जो है दो खेमे में बट रहा था, सोवियत संघ और अमेरिका के खेमे में बट रहा था। उस समय ये देश जो इसमें आए थे वो तटस्थ थे, किसी में भी नहीं गए थे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत एवं नेपाल के मध्य शांत एवं मित्रता संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? तो भारत एवं नेपाल के मध्य जो शांति एवं मित्रता संधि हुई थी, इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो ये हुए थे 1950 में हुए थे। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट होगा। और यह द्विपक्षीय संधि थी, इसमें भारत और नेपाल थे, द्विपक्षीय थी। और इसमें क्या है, दोनों देशों के बीच लोगों और वस्तुओं को जो आवाजाही थी, उसको जो है मुक्त आवाजाही, और रक्षा एवं विदेशी मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध और ये सहयोग, इन सब की जो है बात हुई थी। तो नेपाल जाने के लिए आपको वीजा उजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद भारत और चीन के किस वर्ष पूर्ण राजनयिक संबंध बहाल किए गए? 1976 में, 1978 में, 1975 में या फिर 1974 में? कब किए गए? तो ये 1974 में किए गए थे। सॉरी, 1974 में, 1976 होगा यहाँ पर, 76 में। और इस समय जो है इंदिरा गांधी पीएम थी, इन्होंने ही जो है दोबारा रिश्ते बहाल करने की कोशिश की थी, और के.आर. नारायण को वहां का क्या है, राजदूत नियुक्त किया था। के.आर. नारायण वहां के राजदूत नियुक्त हुए थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे, इंदिरा जी के समय में 1976 में जो है ये होते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष परमाणु उपकरण के परीक्षण के साथ छठे सदस्य के रूप में परमाणु क्लब में प्रवेश किया? 1996, 1998, 1991, 1974। तो ये 74 में ही क्या कह रहा है कि परीक्षण के साथ छठे सदस्य के रूप में परमाणु क्लब में हुआ, तो ये 74 आएगा जब परमाणु क्लब में सम्मिलित होता है। 74, इंदिरा जी इस समय जो है पीएम थी। उसके बाद ये फर्स्ट परीक्षण होता है, सेकेंड वाला जो है 1998 में होता है, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? शिमला समझौते की बात हो रही है, किस वर्ष किए गए थे? 1971, 1991, 72 या फिर 65? तो ये किए गए थे 1972 में हुए थे। यहाँ से भारत से जो है इंदिरा गांधी पीएम थी, और पाकिस्तान से जुल्फकार अली भुट्टो, इन दोनों ने जो इस पर साइन किए थे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर कुछ जो है सेंटेंस दिए गए हैं, पहले सेंटेंस पढ़ लेते हैं, बाद में देखेंगे। तिब्बत के प्रति भारत की प्रारंभिक विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है कि भारत चीन मित्रता को नीति जारी रखते हुए भारत ने 23 मई 1951 को चीन तिब्बत समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसने तिब्बत के भाग्य को स्थायी रूप से सील कर दिया। नेक्स्ट है 1954 में जब भारत ने चीन के तिब्बती क्षेत्र के साथ व्यापार के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर
किए तब नेहरू ने तिब्बत पर चीन का आधिपत्य स्वीकार करते हुए चीनी दावे को स्वीकार कर लिया। तीसरा कह रहा है चीनियों को शांत करने के लिए नेहरू ने 1954 में चाउ एन लाई के साथ पंचशील समझौता किया, जो क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता, गैर आक्रामकता, आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप, समानता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व आदि के सिद्धांतों के आधार पर आपसी सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित था। तो देख लीजिए यहाँ सेंटेंस आपके पास 3 दिए गए हैं और इसमें से क्या राइट है वो देख लीजिए। ऑप्शन आपके पास कौन सा है? 1 2 3 और सिर्फ 1 है, सिर्फ 2 है, सिर्फ 3 है। तो इसमें कौन सा राइट है? तो यहाँ पर तीनों ही सेंटेंस बिल्कुल राइट हैं, तीनों ही सेंटेंस बिल्कुल राइट हैं। 1 2 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके लिए आज तक नेहरू जी को क्या थोड़ा सा कहा भी जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की विदेश नीति निर्माण और विदेश मंत्रालय MEA के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। MEA का कार्य क्या होता है? 24 संभागों में बांटा गया है। पहला है खुफिया विदेशी जानकारी इकट्ठा करने के लिए कैबिनेट सचिवालय की रिसर्च एंड एनालिसिस विग, जिसको रॉ बोलते हैं, नामक एक विशेष एजेंसी है। ये दूसरा सेंटेंस हो गया आपका। जबकि तीसरा क्या कह रहा है कि IMS अधिकारियों को विभिन्न विदेशी राजधानियों में दूतावासों के लिए विदेश भेजा जाता है और अन्य आधिकारिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? भारत पाकिस्तान संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत पाकिस्तान के बारे में आपको देखना है। भारत, पहला सेंटेंस है आपका, भारत इस मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले गया और कश्मीरियों की इच्छाओं को पता लगाने के लिए कश्मीर में जनमत संग्रह कराने पर सहमत हुआ। 1972 के जलाधार समझौते ने कश्मीर पर उभरती स्थिति को औपचारिक रूप दिया। तीसरा कह रहा है कि 1999 में कारगिल में पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ। इनमें से कौन से कथन सही हैं वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, पहला और तीसरा। पहला तीसरा है। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब 1947 में क्या होता है, कबायली आक्रमण होता है आजादी के बाद, तो ये विषय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने रखा जाता है। वहां पर संघर्ष विराम जो है दे दिया जाता है और 1 जनवरी 49 से जो है ये लागू कर दिया जाता है संघर्ष विराम, जो जहां पर था वहीं पर रुक गया। और जनमत संग्रह की बात की जाती है, पर जनमत संग्रह जो है हो नहीं पाता है। और अगला ये भी सही है कि 1999 में कारगिल में पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ हुई थी और इसके बीच क्या हुआ था, युद्ध हुआ था और ये इसमें जो है भारत ने शानदार जो है विजय हासिल की थी। तो पहला और तीसरा यहाँ पर राइट होगा। यहाँ पर भारत सोवियत संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखो ये जो भारत की विदेश नीति है, तो इसमें इसकी विदेश नीति में कौन कौन से क्या क्या घटनाएं हुई, आसपास के जो राष्ट्र हैं हमारे पड़ोसी ज्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, तो इसके बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी हर देश की और हर घटना की रखनी होगी। तो यहाँ पर आपने अभी भारत पाकिस्तान देखा, चीन देखा, अब आ गए आप भारत सोवियत के संबंधों पर। इसमें भी देख लीजिए। पहला क्या कह रहा है कि ब्रिटिश राज की मुक्ति के प्रारंभिक वर्षों के दौरान सोवियत संघ के साथ भारत के संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण थे। वास्तव में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने शुरू से ही सोवियत संघ के समर्थक थे। अगला सेंटेंस क्या है कि 1956 में जब भारत की यात्रा के दौरान सोवियत नेताओं निकोलाई युल्गनिन और एलेक्सी कोल्पिन ने जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। फिर क्या है कि भारत ने 1956 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सोवियत के संघ के साथ हंगरी में लोकतांत्रिक चुनाव का आह्वान करने के लिए प्रस्ताव पर मतदान किया, जो उस समय सोवियत कब्जे में था। और यहाँ पर आपके पास गिवन ऑप्शन है तीनों, सिर्फ 1 और 3, सिर्फ 2 और 3 और सभी। तो यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा एंड तीसरा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच कच्छ के रण का विवाद किस ब्रिटिश पीएम के हस्तक्षेप से सुलझाया गया था? जब कच्छ का हुआ था 1965 में,
तो कौन इसमें इन्वॉल्व था? ऑप्शन में है आपके पास हेरोल्ड विल्सन है, और मार्गरेट थेचर हैं, एंड एलेक डगलस ह्यूम हैं, एंड एडवर्ड हीथ हैं। तो ये विल्सन, ऑप्शन ए आप हेरोल्ड विल्सन, इनके द्वारा जो है ये इन्होंने मध्यस्थता की थी, यानी कि इसमें इनके हस्तक्षेप से ये मामला सुलझाया गया था, और इस मामले को जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया गया था, और वहां जो है 1968 में एक निर्णय ये हुआ था कि जो विवादित क्षेत्र है, तो इसमें 10% भाग जो है 10% किसका हो जाएगा? पाकिस्तान को होगा, और 90% किसका रहेगा? ये भारत का रहेगा। ये हुआ था इसका, और ये क्षेत्र कैसा है? दलदली क्षेत्र है, और जो प्राकृतिक संसाधन मेनली जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं, इस दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो रण का क्षेत्र है ये। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का क्रमशः किन देश के साथ नूरमूर द्वीप और चकमा शरणार्थी विवाद है? म्यांमार और श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार, केवल बांग्लादेश, चीन और बांग्लादेश है। तो ये जो है केवल बांग्लादेश, ये चकमा शरणार्थी ये और नूरमूर, ये दोनों कहाँ से हैं? इन्हीं बांग्लादेश से संबंधित हैं। जो नूरमूर द्वीप होता है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र के किनारे पर स्थित था। 1970 में एक चक्रवात आया था भोला नाम से, भोला चक्रवात, उसके बाद ये इसका उदय होता है। देखिए 1970 में जो है इसका उदय होता है, और 2010 में ये डूब जाता है। 2010 में समुद्री जल स्तर बढ़ने से ये डूब जाता है, और तो ये नूरमूर इससे संबंधित है, यानी कि भोला जो चक्रवात आता है उससे संबंधित है, और चकमा शरणार्थी ये दोनों ही बांग्लादेश से संबंधित है। ये सब जो है भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भारत द्वारा 1949 में किस देश के स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया? तो इंडोनेशिया, श्रीलंका, मिस्र या फिर मलेशिया, कहाँ पर किया गया था ये? तो ये जो है इंडोनेशिया में किया गया था। तो ये नेहरू जी के द्वारा किया गया था, और भारत ने क्या किया? इंडोनेशिया की आजादी के लिए भरपूर प्रयास किया था, और इसी के क्रम में 1949 में इंडोनेशिया में स्वतंत्रता संग्राम के समर्थन में एक अंतरराष्ट्रीय क्या किया था? आयोजन यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि स्वतंत्रता पश्चात भारत की विदेश नीति के निर्धारण के विषय पर अंबेडकर के पक्षधर किसके थे? यानी कि अंबेडकर किस चीज के पक्षधर थे? सोवियत संघ से अच्छे संबंधों के, या संयुक्त राज्य अमेरिका से अच्छे संबंधों के, गुटनिरपेक्षता के थे, या इस विषय पर उनका कोई विचार नहीं था? तो देखो जो नेहरू जी थे वो गुटनिरपेक्षता को उन्होंने अपनाया, लेकिन जो अंबेडकर जी थे ये भारत संयुक्त राज्य संघ जो है इसके साथ भारत को अच्छे संबंध बनाने चाहिए, इसके लिए पक्षधर थे। ऑप्शन बी यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे हैं? जलवायु परिवर्तन, मादक द्रव्यों की तस्करी, समुद्री लूटपाट, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, जलवायु परिवर्तन, समुद्री लूटपाट, मादक द्रव्यों की तस्करी, आतंकवाद, ये सभी जो है आ जाते हैं किसमें? गैर परंपरागत सुरक्षा के खतरे में से ये आ जाते हैं। अगला क्या कह रहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी समझौता कब हुआ, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? सामरिक साझेदारी किसके बाद? भारत और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये होता है मनमोहन सिंह के टाइम पे होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर मनमोहन सिंह 2011 ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा भारतीय विदेश नीति की सच्ची विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? उपनिवेशवादी विरोधी, पंचशील, गुटनिरपेक्षता, गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग, राष्ट्रमंडल के साथ संबंध बनाए रखना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा है। गैर परमाणु राज्यों के खिलाफ परमाणु हथियारों का उपयोग भारत कभी नहीं करेगा, ऐसा उसकी पॉलिसी में है। और जो परमाणु हथियार संपन्न राज्य होंगे तो उनके क्या है, उनके साथ उनके खिलाफ वो फर्स्ट यूज नहीं करेगा, अगर वो यूज कर रहे हैं तभी करेगा।
तो जो संपन्न है उनके साथ फर्स्ट यूज नहीं करेगा, और जो नहीं इनके पास है उनके पास उनके ऊपर करेगा ही नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता है? परमाणु प्रसार, अखंडता और संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान, पहले प्रयोग नहीं, सबसे पसंदीदा राष्ट्र, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संवर्धन। तो निम्न में से पंचशील सिद्धांत की कौन सी विशेषता है, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बारे में हमने जो 5 सिद्धांत हैं सब कई बार डिस्कस कर दिए हैं, तो आप उनको वहीं से जो है वीडियो को रिप्ले करके याद कीजिए क्या क्या हमने बताए हैं। और ये समझौता होता कब है? तो 1954 में ये किया जाता है। किसके द्वारा? भारत एवं चीन के मध्य होता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस प्रधानमंत्री के कार्यालय में लुक ईस्ट पॉलिसी कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लुक ईस्ट पॉलिसी जैसी विदेश नीति के पहल की शुरुआत की? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह या पीवी नरसिम्हा राव। तो देखो ये पीवी नरसिम्हा राव के समय में शुरू की गई थी। ऑप्शन यहाँ पर ई राइट होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से देशों के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये था भारत और चीन। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा राइट होगा? डी राइट हो जाएगा। भारत और चीन कब किया गया था? 29 अप्रैल 1954 में किया गया था। और कौन कौन से 5 सिद्धांत थे वो हमने कई बार आपको रिपीट कर दिए हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने विशुद्ध गुट निरपेक्षता के विचार को प्रतिपादित किया? तो किसने किया है? ये किया गया यहाँ पर ऑप्शन में गुजराल हैं आपके सामने, मोरारजी देसाई हैं, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो यहाँ पर जो मोरारजी देसाई हैं इन्होंने किया था, क्योंकि क्या हुआ था कि ये इंदिरा गांधी के टाइम पे भारत एक प्रकार से सोवियत संघ की तरफ से झुक रहा था, क्योंकि उसके कुछ मजबूरियां थी। उधर चीन, अमेरिका और जो है पाकिस्तान, ये तीनों जो है मिलकर के कुछ इस प्रकार की रणनीति तैयार कर रहे थे कि जो कि भारत के लिए खतरा पैदा करने वाली थी। तो वहां पर मजबूरी में 20 वर्षीय संधि करनी पड़ी थी। तो भारत कुछ झुकता हुआ सा महसूस कर रहा था उस समय। तो जब इंदिरा जी के बाद, इमरजेंसी के बाद इनकी सरकार आती है, तो इसमें ये जो मोरारजी देसाई हैं ये बनते हैं प्रधानमंत्री। और इन्होंने जो है विशुद्ध गुट निरपेक्षता का जो है सिद्धांत अपनाया था और कहा था कि यूएसएसआर एंड यूएसए दोनों से समान दूरी बना करके रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय विदेश नीति में पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, शांतिपूर्ण, सह अस्तित्व और यथार्थवाद। तो देखो 3 तो है, चौथा अपने आप में अलग दिख रहा है क्योंकि कई बार इसको हमने कर लिया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप और पारस्परिक लाभ पर आधारित संबंध होंगे, समान पारस्परिक लाभ होना चाहिए, और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। नेक्स्ट देखेंगे, 1985 में भारतीय प्रधानमंत्री ने एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए किस संगठन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन की? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन, बंगाल की खाड़ी का आर्थिक सहयोग संघ या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर जो है 1985 में आप डेट से ही पता लगा सकते हैं कि जो 1985 में ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना होती है। तो ऑप्शन भी आपका यहाँ पर ए होगा। ये कब होती? 8 दिसंबर 1985 की होती है। 8 दिसंबर 1985 में होती है, 85 को होती है। और इसमें कितने 8 देश हैं टोटल। और इसके संस्थापक सदस्यों में बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान ये शामिल हैं। और 2007 में जो है कौन सा 8वां देश अफगानिस्तान जो है इसमें जुड़ गया है। ठीक है, 2007 में कब? जो 14वां शिखर सम्मेलन होता है इसमें। ठीक है, 14वां शिखर सम्मेलन जो होता है कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। इसी में जुड़ जाता है और 8वां जो सदस्य देश बन जाता है। ठीक है, तो अफगानिस्तान 2007 में जुड़ता है और 8वां बन जाता है। ठीक है, 8वां सदस्य देश बन जाता है किसका? सार्क का।
और इसका मुख्यालय कहाँ है, जो मेन बात है वो भी देख लीजिए। मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। तो मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू। काठमांडू, ठीक है, ये है कहाँ, नेपाल में है। ये सारी बातें इसके बारे में ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है, इतना तो आपको सार्क के बारे में पता ही होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे 49th क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 1961 में बेलग्रेड सम्मेलन में कितने अफ्रीकी एशियाई राष्ट्रों ने हिस्सा लिया, 25, 36, 29 या 39। तो इसमें हमने अभी भी किया ही था डिस्कस इसके बारे में कि 25 जो है अफ्रीकी एशियाई देशों ने भाग लिया था, तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत किन नदियों पर अनन्य अधिकार है, भारत का। जो पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता हुआ था, ये कब हुआ था, तो ये जो सिंधु जल समझौता होता है ये 1960 में होता है, ठीक है। तो कब ये जो है कौन कौन सी नदियों पर इसका अधिकार है, ऑप्शन में आपके पास है चेनाब, रावी ब्यास सतलज झेलम, रावी चेनाब झेलम। तो यहाँ पर जो रावी ब्यास और सतलज हैं, ये ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत का किन नदियों पर, तो रावी ब्यास सतलज। और जो सिंधु झेलम और चिनाब, सिंधु झेलम और चिनाब, ये 3 नदियां जो होती हैं इन पर जो है पाकिस्तान का अधिकार हो जाता है। तो जो ये सिंध जल समझौते के तहत जो सिंधु नदी घाटी की नदियों को पूर्वी और पश्चिमी नदियों में विभाजित किया जाता है, ये भी पूछा जाएगा, पूर्वी और पश्चिमी। तो जो सिंधु झेलम और चुनाव को पश्चिमी नदियां बताया गया, ये कौन सी नदियां हैं, पश्चिमी नदियां हैं, और इनके ये जो है पाकिस्तान में चली जाती हैं, पाकिस्तान के पास आ जाती हैं। जबकि रावी ब्यास सतलज क्या है, ये पूर्वी है और ये भारत के पास आ जाती हैं, ठीक है। और इसका जो है समझौता 1960 में होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है कि शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जवाहरलाल नेहरू। सीधे ऑप्शन पर आते हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इंदिरा गांधी और जो है भुट्टो द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने गुजराल सिद्धांत दिया था बतौर प्रधानमंत्री, बतौर विदेश मंत्री, बतौर लोकसभा सदस्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब ये विदेश मंत्री थे उस समय इन्होंने क्या दिया था, गुजराल सिद्धांत दिया था। और उस समय अगर देखें कौन था प्रधानमंत्री, कौन था, तो देवगौड़ा। पीएम कौन था उस समय, पीएम थे देवगौड़ा उस समय पीएम थे, ठीक है। उस समय जो इन्होंने ये ऐसा सिद्धांत दिया था। और इस सिद्धांत का अगर सार तो देखें, वैसे तो इसमें कई सारे पॉइंट हैं, बट अगर सार तो देखें तो इसमें यही है कि भारत अपने पड़ोसियों की एक तरफा मदद करेगा और उसके बदले में पड़ोसियों से किसी चीज की अपेक्षा नहीं करेगा। ये इसका सार तो आप समझ लीजिए, इसी हिसाब से आप सारी चीजें पॉइंट वहां पकड़ पाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे सदाए सरहद दिल्ली लाहौर बस का शुभारंभ किया था, किसने किया था, इंद्र कुमार गुजराल ने किया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, राजीव गांधी ने किया था, या फिर मनमोहन सिंह ने किया था। किसके द्वारा ये किया गया था, तो ये किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। सदाए सरहद दिल्ली लाहौर बस सेवा ये 99 में शुरू की जाती है, ये 19 फरवरी 1999 में शुरू की जाती है, ठीक है। और मार्च में ये लागू कर दी जाती है और मई 1919 में क्या हो जाता है कि जो है ये कारगिल युद्ध शुरू हो जाता है और ये सेवा ठप कर दी जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी इसको। नेक्स्ट देखेंगे ग्वादर बंदरगाह किस समुद्र के किनारे स्थित है, बंगाल की खाड़ी, अटलांटिक समुद्र, अरब सागर, हिंद महासागर। तो किसके जो है ये किनारे स्थित है, तो ये जो है ऑप्शन सी अरब सागर इसके किनारे स्थित है। और ये जो बंदरगाह है ग्वादर बंदरगाह गर्म पानी का बंदरगाह है जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे
किस वर्ष में भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए? 1990 में या 1991 में, 1992 या 1995? किस समय किए थे? तो ये 1992 में किए गए थे। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तीस्ता नदी जल विवाद किसके बीच है? तो ये यहाँ पर भारत एवं बांग्लादेश के बीच है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। भारत एवं बांग्लादेश के बीच ये विवाद है। और जो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी में क्या होती है, तीस्ता नदी जो है मिलती है, और इसी के जल का बंटवारा जो है भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे कुछ आपको कूट दिए गए हैं, सूचियां दी गई हैं, सुमेलित करना है, कूट से आपको आंसर निकालना है। सूची 1 क्या कह रही है कि भारत की विदेश नीति का निर्माता, फिर है रूस, पंचशील, आजाद हिंद फौज। तो भारत की विदेश नीति का निर्माता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अभी अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। और अगर हम जो है रूस की बात करें तो ये हो जाएंगे पुतिन हो जाएंगे। पंचशील की बात करें तो ये चीन से संबंधित है, चीन के साथ हुआ था। आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है इस्टेब्लिश की गई थी। तो हमारा हो जाएगा 4321 ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट फिर आपके पास सूचियां हैं और कूट का भी प्रयोग करना है। चलिए कैसे करते हैं। भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता पहला है, दूसरा है भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला, तीसरा है वाजपेयी की बस कूटनीति, और सार्क की स्थापना। तो सार्क की स्थापना 1985 में होती, 4 का 4 सही हो जाएगा। वाजपेयी की बस कूटनीति अभी भी हमने पढ़ी है, ये 1999 में शुरू करते हैं, 1 हो जाएगा। आतंकवादी हमला 2001 में होता है। सभी इजी है पर आपको थोड़ा सा रिवीजन लेना है। भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता ये कब होता है? तो ये जो समझौता होता है ये होता है कब? ये 2007 में होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सेकंड और यहाँ पर आ जाएगा थर्ड। तो देखो यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर भी राइट हो रहा है। फिर से कुछ सूचियां हैं। देखो सूचियों के माध्यम से हमको नॉलेज ज्यादा होता है और प्लस हमारा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा सही जाने की उम्मीद होती है यदि आपको थोड़ा नॉलेज है तो। थोड़ा नॉलेज है, आपने 2-3 वहां पर मैच कर लिए तो एक बचा हुआ अपने आप मैच हो जाता है, या फिर 1-2 वहां पर देख लिए तो ऑप्शन में आकर के, जैसे हमें 1-2 आ रहे हैं तो हमने क्या किया, 1-2 हमने सही सीक्वेंस देख लिया, उसके बाद हम ऑप्शन में आ जाते हैं, कूट में, यही तरीका होता है। तो कूट में आ जाते हैं जहां से 2 ऑप्शन मेरे सही हो रहे हैं और उसी अकॉर्डिंग हम जो है हम सही आंसर कर पाते हैं। कभी कभी तो सिर्फ एक आंसर, एक अगर चीज आपको पता है तो वहां से भी आपका आंसर फाइंड आउट हो जाता है। सीधा यहाँ से जो एक पता है उसको ठीक कीजिए और आकर के यहाँ देखिए कि ठीक है किसमें मैच कर रहा है। तो जिसमें बहुत आसान तरीके से कूट दिए होते हैं तो उसमें एक में ही मैच हो जाता है, जिसमें थोड़ा डिफिकल्ट होता है तो 2-3 में जाकर के 2-3 मिलाने के बाद मैच होता है। तो डिपेंड करता है कैसे कूट बनाया गया है, कितना डिफिकल्ट बनाया गया है। ठीक है, तो सूची वाले क्वेश्चन जो हैं काफी आसान होते हैं, यदि थोड़ा सा आप नॉलेज रखते हैं तो बहुत आपकी सही जाने के चांसेस होते हैं। क्या है कि भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता है, ताशकंद है, शिमला समझौता है, पंचशील समझौता है, इन सभी को हमने पढ़ रखा है। तो पंचशील समझौता किससे संबंधित है? ये इधर सारे क्या है, हमारे जो है पीएम दिए गए हैं। तो पंचशील समझौता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समय में हुआ था, और शिमला समझौता किससे, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे हुआ था। और जो भारत अमेरिका परमाणु सहयोग समझौता है ये किसके द्वारा हुआ था? तो ये जो मनमोहन सिंह थे, 2007 में हुआ था, उस समय मनमोहन सिंह थे, तो यहाँ फोर्थ हो जाएगा। 4-3-2-1 ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी सूची है और नीचे आपको कूट दिए गए हैं, देखना है। फरक्का बांध है, 1-2-3 आणविक समझौता है, श्री माओ शास्त्री समझौता है, शांति एवं मैत्री संधि है। तो किस किस जो है देश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो जो ये फरक्का बांध है ये किससे संबंधित है? ये भारत बांग्लादेश से संबंधित है। भारत बांग्लादेश, तो यहाँ पहले का पहला ही हो जाएगा, भारत बांग्ला। और जो 1-2-3 आणविक समझौता है तो ये किससे संबंधित है? ये भारत यूएसए से संबंधित है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। और श्री माओ शास्त्री समझौता जो किससे है? तो भारत और श्रीलंका से संबंधित है, यहाँ हो जाएगा
सेकंड एंड शांति एवं मैत्री संधि, ये किससे संबंधित है? तो ये भारत और नेपाल के साथ संबंधित, अभी हम पढ़ के आ ही रहे हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ? पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचशील जो भारत और चीन के बीच संबंध के मामले में मार्गदर्शी सिद्धांत बन गया, उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? तो भाई ये 1954 में हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और इसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है, तो अब नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर भी दो सूचियां हैं और आपको इनको सुमेलित करना है। देखते हैं क्या है। 1962 के बाद विदेश मंत्री द्वारा चीन का प्रथम दौरा। दूसरा है भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन। तीसरा है बस कूटनीति और चौथा है आर्थिक उदारीकरण। तो और यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, पीएम से सारे संबंधित हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ते हम लोग अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो 1962 के बाद जब विदेश मंत्री का क्या है, चीन का प्रथम दौरा होता है, उस समय पीएम कौन होते हैं? मोरारजी देसाई होते हैं। मोरारजी। तो देखो, चीन के बारे में आपको ज्यादा पता होना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार तो थी, लेकिन उस समय विदेश मंत्री कौन था? तो विदेश मंत्री कौन थे? वाजपेयी थे। ठीक है, जो तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की यात्रा, जो चीन की यात्रा इन्होंने की थी और राजनयिक स्तर में संपर्क को जो है एक प्रकार से पुनर्जीवित किया था, करने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर वाजपेयी जो है, वाजपेयी का दौरा होता है एज अ विदेश मंत्री, और कब होता है? 1979 में होता है। और जनता पार्टी सरकार 77 में आती है ना, तो उसी दौरान ये 19। और मोरारजी देसाई जो कौन होते हैं? मोरारजी देसाई, ये मोरारजी देसाई क्या होते हैं? पीएम होते हैं। तो हमको यहाँ लिखना चाहिए, हमने वहां लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। और इसको सबसे पहले हम इरेज कर देते हैं क्योंकि ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो शुरुआत कब हुई थी इनके बीच में संबंधों की शुरुआत कब हुई, तो इंदिरा गांधी ने की थी जब वो पीएम थी। और भारत और चीन के बीच राजदूत संबंधों को बहाल किया गया था के आर नारायण को। कब? 1967 में। 1967 में 76 में जो है ये के आर नारायण को क्या वहां का राजदूत नियुक्त किया गया था, चीन का। ठीक है, चीन का राजदूत जो है के आर नारायण को 1976 के दौरान नियुक्त किया गया था, जब इंदिरा जी की सरकार थी। फिर 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में अटल बिहारी वाजपेयी एज अ विदेश मंत्री वहां पर दौरा किया था। उसमें सरकार किसकी थी? मोरारजी की थी। और ये 1962 के बाद क्यों कहा गया? क्योंकि 1962 में युद्ध हुआ था, आपको सबको पता है, भारत और चाइना के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर हम फोर्थ करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन कब हुआ था? तो ये इंदिरा जी की जब सरकार थी, यहाँ पर थर्ड करेंगे। ठीक है, 1976 में। ठीक है, 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा व्यापक संशोधन जो है किया गया था 1976 में। फिर बस कूटनीति की बात करें तो ये अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की जाती है। वाजपेयी यानी कि सेकंड यहाँ करेंगे। कब? 1999 में की जाती है। आर्थिक उदारी की बात करें तो ये किसके द्वारा? पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा शुरू किया जाता है। कब किया? 1991 में। कहीं 91 देता, कहीं 92 देता है, तो देख लीजिएगा कैसी डेट आपको मिली हुई है, क्योंकि 91 में स्टार्टिंग हो जाती है, शायद लागू ये प्रॉपर तरीके से 2 में होता है, तो दोनों डेट आ जाती हैं। जैसी डेट वहां पर दी हुई हो वैसा जो है कर लेना। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है क्या है? फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट। फोर्थ, थर्ड, सेकेंड एंड फर्स्ट, ऑप्शन सी यहाँ आपका राइट हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये इंदिरा डॉक्ट्रिन के बारे में कुछ जो इंदिरा सिद्धांत थे उसके बारे में बातें की गई हैं। इंदिरा डॉक्ट्रिन को भारतीय विदेशी नीति का मुख्य पहलू माना जाता है क्योंकि इसमें परिभाषित किया गया भारत की विदेशी नीति के लक्ष्य या भारत की सुरक्षा को क्षेत्र और भारत के पूर्व वर्चस्व की समीकृत करता है। भारत की सुरक्षा क्षेत्र से स्पर्शी है और विदेशी शक्तियों के किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में माना जाता है। और क्या है? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा अभिव्यक्त मत डॉक्ट्रिन पड़ोसी देशों के लिए था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका कौन सा? सी राइट हो जाएगा।
सी, ये इंदिरा डॉक्ट्रिन का जो मेन चीज थी यही थी। इस तरह से इसको परिभाषित किया गया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत पाकिस्तान के कश्मीर विवाद के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा नियुक्त आयोग का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा देश नहीं था? अर्जेंटीना, कोलंबिया, यूएसए, यूएसएसआर। तो ये जब ये समझौता कराने के लिए हुआ था तो इसमें जो है यूएसएसआर नहीं था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जब कश्मीर विवाद को लेकर के सुरक्षा परिषद द्वारा एक आयोग का गठन किया गया था तो इसमें जो है स्थायी और अस्थायी सदस्यों के द्वारा समित एक मतलब टीम बनाई गई थी, तो उसी के द्वारा जो है ये समझौता किया गया था। और अगर हम भारत पाकिस्तान के क्वेश्चन आता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए जो मुख्य समझौते कौन कौन से हैं, तो शिमला समझौता, लाहौर समझौता, ताशकंद समझौता, ये सब जो है मेन हो जाते हैं। आगे देखेंगे, भारत पाकिस्तान के निम्नलिखित समझौता में क्या करना है को आपको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। आगरा एग्रीमेंट, ताशकंद, लाहौर एग्रीमेंट एंड शिमला एग्रीमेंट। तो इसको पहले डेट वाइज हम लोग देख लेते हैं कि आगरा एग्रीमेंट कब हुआ था। तो जो आगरा एग्रीमेंट है ये कब होता है, 2001 में, ठीक है। और फिर लाहौर एग्रीमेंट कब होता है, लाहौर एग्रीमेंट होता है ये 1999 में होता है, ठीक है। और फिर शिमला एग्रीमेंट कब होता है, ये होता है 1972 में होता है। फिर ताशकंद एग्रीमेंट कब होता है, ये 1966 में होता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, सेकेंड, फोर्थ एंड थर्ड एंड वन। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1, 2, 3 सैन्य परमाणु समझौते पर किन दो देशों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान, यूनाइटेड किंगडम और भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। तो 1, 2, 3 जो सैन्य परमाणु समझौता था इस पर इसको हमने कई बार जो है पढ़ लिया है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार हमने हर तरह से क्वेश्चन रख दिए हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन यहाँ पर ई होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में ये किया गया। और ये 1, 2, 3 इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो ये समझौता था अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954, ये इस अधिनियम उनका था, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954। इसकी धारा 123, इसकी क्या, इस अधिनियम की धारा 123, इसके तहत जो है ये समझौता किया गया था। इसको इसीलिए इसको 1, 2, 3 सैन्य परमाणु समझौता भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है 2007 में पूरा इसके बारे में विवरण दिया जाता है और 2008 में अमेरिकी कांग्रेस ने इस समझौते को अपनी सहमति प्रदान की थी। तो इसीलिए डेट आपको दो तरह की देखने को मिलती है, 2007 और 2008, ठीक है, देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है अमेरिकी कांग्रेस सहमति दे देती है और यहाँ पर पूरा विवरण प्रस्तुत किया जाता है इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्या है कि भारत ने अप्रसार संधि यानी कि एनपीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? क्योंकि एनपीटी पक्षपातपूर्ण व्यवस्था थी, क्योंकि पाकिस्तान एनपीटी पर हस्ताक्षर करता है, क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है, क्योंकि भारत परमाणु मुक्त विश्व नहीं चाहता है। तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये एक पक्षपातपूर्ण व्यवस्था थी एनपीटी, ठीक है। कुछ देश तो क्या के परमाणु हथियार बना करके बाकी को कह रहे हैं कि भाई तुम मत बनाओ और तुम हमारे जो है न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी कि हमारे इस अम्ब्रेले में आ जाओ, तुम पे कोई आक्रमण करेगा तो हम तुम्हें सुरक्षा प्रदान करेंगे, यानी कि उनकी जो है अधीनता में चले जाओ। इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं। भारत का मतलब था कि या तो सबको बना मतलब इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दो, सारे परमाणु हथियार सब खत्म कर दो, जिनके पास है उनके भी खत्म कर दो और आगे किसी को बनाने न दो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कुछ देश बना करके अपना अधिकार जताएंगे और बाकी के देश उनका मुंह देखेंगे, ऐसा जो है भारत को पसंद नहीं था, इसलिए इसने हस्ताक्षर नहीं किए। नेक्स्ट देखेंगे, प्रक्षेपात प्रौद्योगिकी नियंत्रण अभिशासन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसे 1987 में G7 देशों द्वारा बनाया गया। यह एक संधि नहीं है बल्कि सदस्य देशों के मध्य अनौपचारिक राजनीतिक समझदारी है। भारत इस अभिशासन का सदस्य नहीं है।
या उन वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी के निर्यात को नियंत्रित करता है जो जनसंहार के आयुधों की वाहक प्रणालियों में योगदान कर सकती हैं। तो देखो, जो प्रक्षेपात प्रौद्योगिकी नियंत्रण अभिशासन है, इसको इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमटीसीआर बोलते हैं। ठीक है, एक तो पहला ये देख लीजिए। और जो ये एमटीसीआर है, ये G7 द्वारा 1987 में गठित एक संगठन है जो जनसंहारक ये होते हैं आयुध, इनके प्रसार पर नियंत्रण लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारे ही सेंटेंस सही हैं, सिर्फ सी के भारत इस अभिशासन का सदस्य नहीं है, ये गलत है। बाकी सभी सही हैं, क्योंकि भारत को इस जो है प्रौद्योगिकी नियंत्रण अभिशासन का सदस्य है। 2016 में क्या किया है, इसने सदस्यता ले ली है। ठीक है, 2016 में। और 35वां जो है सदस्य बन गया है। इस जो ये अभिशासन है, जो ये एमटीसीआर है, इसका 35वां सदस्य बन गया है। कौन? भारत, 2016 में हस्ताक्षर करके। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की विदेश नीति ने नेहरूवादी दृष्टिकोण की निम्नलिखित में से कौन सी गलत विशेषता है? गुटनिरपेक्षता ने भारत को पूर्व पश्चिम के संघर्ष से दूर रखा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और कानून महत्वपूर्ण हैं और कमजोर देशों के संरक्षण के लिए जरूरी हैं। भारतीय राजनय को महाशक्तियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के छल योजन को रोकना चाहिए। भारत की महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसे महाशक्तियों के साथ अधिक व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए कार्य करना चाहिए। तो देखो, नेहरू जी के अकॉर्डिंग बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी गलत है, बाकी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी गुजरात सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है? दक्षिण पूर्व एशियाई राज्यों के साथ संबंधों को मजबूत करना, दक्षिण एशियाई के छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने में परस्पर लाभ की मांग नहीं करना, दक्षिण एशियाई राज्यों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारना। तो कौन सी जो है निम्नलिखित में से कौन सी गुजरात सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है? तो इसका मैंने अभी स्ट्रक्ट बताया था, यानी कि इसका सार हमने अभी आपको बताया था कि भारत अपने पड़ोसी देशों की एक तरफा मदद करेगा और उसके एवज में कुछ अपेक्षा नहीं करेगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को सुधारने में परस्पर लाभ की मांग नहीं करना, ये आपका राइट हो जाएगा। और गुजरात सिद्धांत कब आता है? 1996 में आता है। ठीक है, चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसे कौन से कारक थे जिन्होंने भारत को अपनी पश्चिम एशिया नीति के भाग के रूप में इजराइल के साथ 1948 से 1991 तक अच्छे संबंध बनाने से वंचित रखा? कौन से ऐसे वो थे, कारक थे, तत्व थे? नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर आपको चयन करना है। भारत देश में बड़े मुस्लिम समुदायों को नाराज नहीं करना चाहता था। भारत सोवियत संघ और साम्यवादी गुट से अच्छे संबंध रखना चाहता था। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन को मजबूत करना चाहता था। भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के विरुद्ध पश्चिम एशिया का समर्थन चाहता था। और भारत पश्चिम एशिया से तेल और पेट्रोलियम की आपूर्ति बिना रुकावट चाहता था। तो देखो, इतने सारे यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, और इसमें सही राइट आंसर जो है कूट की सहायता से आपको निकालना है। और इसमें हो जाएगा जो पहला, दूसरा और चौथा, ये उत्तर सही है आपका। ठीक है, भारत देश बड़े मुस्लिम समुदाय को नाराज नहीं करना चाहता था, ये राइट है। ठीक है, और फिर कौन सा राइट है? दूसरा, भारत सोवियत संघ और साम्यवादी गुट से अच्छे संबंध रखना चाहता था, ये राइट है, ये राइट है। और जो चौथा कौन सा है? चौथा है कि भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के विरुद्ध पश्चिम एशिया का समर्थन चाहता था। नहीं, ये भारत कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के विरुद्ध पश्चिम एशिया का समर्थन चाहता था, ऐसा ये नहीं होगा, ये राइट नहीं होगा, बल्कि ये राइट होगा, भारत पश्चिम एशिया से तेल और पेट्रोलियम की आपूर्ति के लिए रुकावट चाहता था, ये राइट होगा। ठीक है, ये राइट होगा, ये राइट होगा, ये राइट होगा, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड फिफ्थ, पहला, दूसरा और पांचवा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। ये तीन, ये गलती से हो गया कश्मीर मुद्दे पर, ये ऐसा, ये गलत है, ये गलत है, ये ठीक है, ये ठीक है, पहला, दूसरा और पांचवा, ये तीनों सही हैं। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ ईरान एवं अफगानिस्तान के साथ हाल ही में हुए चाबहार बंदरगाह, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, समझौते के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार करना है आपको। भारत के ईरान और अफगानिस्तान, पहला है,
इससे मध्य एशिया की ओर भारत की पहुंच सुविधाजनक होगी, तो बिल्कुल सही है। यह इस क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रतिकार करेगा, ये भी सही है। थर्ड है, इस बंदरगाह से जुड़ाव के लिए जरांज देलाराम राजमार्ग का निर्माण ईरान द्वारा किया गया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा, तो ये ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो इसके बारे में क्या है, ये त्रिपक्षीय है, 3 पक्ष हैं इसमें ना, त्रिपक्षीय फैसला मतलब क्या है, समझौता है, और कब हुआ है, 2016 में हुआ है। और ये बंदरगाह क्या है, ईरान के लिए रणनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, ईरान के लिए, ठीक है। और जो चाबहार बंदरगाह है, ये एक मुक्त बंदरगाह है। तो चाबहार बंदरगाह कैसा है, मुक्त बंदरगाह है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो रहा है। साथ में ये सारी चीजें भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एनपीटी और सीटीबीटी पर भारत की स्थिति क्या है। भारत ने दोनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, भारत ने किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिए लेकिन सीटीबीटी पर नहीं किए हैं। भारत ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं लेकिन एनपीटी पर नहीं किए हैं। तो अभी अभी हमने एनपीटी की बात जो है करके आ रहे हैं, एनपीटी पे तो नहीं किए हैं। तो भारत ने सीटीबीटी पर भी नहीं किए हैं, ठीक है। एनपीटी की बात हमने पहले ही कर ली थी, सीटीबीटी पर भी इसने हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि दोनों को इसको ये भेदभावपूर्ण मानता है इन संधियों को। और ये जो एनपीटी ये कब आती है, तो अगर हम एनपीटी की बात करें तो ये कब जो है 1968 में जो आई थी, उन संधियों में से ये एक है, तो 1968। और सीटीबीटी की बात करें तो ये 1996। तो दोनों की डेट याद रखिए, एनपीटी 1968 और सीटीबीटी 1996, दोनों डेट याद रखेंगे। और ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा कि किसी पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। नेक्स्ट देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राष्ट्र के साथ भूमि विनिमय के लिए ऐतिहासिक भूमि सीमा करार पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखो ये बांग्लादेश के साथ किए हैं, कई बार हमने पढ़ा है। और जो है किसने किए हैं, तो यहाँ से एक चीज और निकाले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी पूछ सकता है कौन से पीएम ने किए, तो ये इन्होंने किए हैं। और हुआ कब है, तो ये 2015 में हुआ है, ये करार 2015 में हुआ, पीएम मोदी के द्वारा किया गया है। इसमें 111 एन्क्लेव बांग्लादेश को मिल रहे हैं, ठीक है, और 51 एन्क्लेव क्या होते हैं कि भारत को मिल रहे हैं। यहाँ बांग्लादेश को जो है 111 मिल रहे हैं। और इसके बारे में क्या इम्पोर्टेंट है कि ये 100वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है इसको किया गया है, ठीक है। 100वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसे लागू कर दिया गया है। चलो देखेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिष्ठित यल देवी ट्रेन सेवा श्रीलंका में भारत की मदद से 24 साल बाद बहाल किया गया, किन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसे बहाल कर दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर जफाना और कोलंबो जो है सही है, जफाना और कोलंबो, इन्हीं के जो है बीच में ये किन 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इसे बहाल किया गया है, तो जफाना और कोलंबो में इसे बहाल कर दिया गया है, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपकी जो है भारतीय विदेश नीति से संबंधित। और जो इसमें सूची वाले प्रश्न हैं उसमें आपको एक प्रश्न में बहुत सारी फैक्ट मिल रहे हैं, बहुत सारे नॉलेज मिल रहे हैं। आपने 77 क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहे हैं, बट ये आपने लगभग 100 से ऊपर कर लिए हैं, 100+ क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखे होंगे। तो आज का सेशन मैं यहीं वाइंड अप करूंगी। कल मैं सोच रही हूँ कि एनसीईआरटी के साथ आपके साथ मिलते हैं या फिर कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। आप मैराथन लिस्ट पक्का फॉलो करें, इसमें सारे इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक हमने रखे हैं, तो ये फॉलो कर लीजिए। अब मैं एनसीईआरटी का बचा हुआ पार्ट जो कि नहीं दिया है किसी भी वीडियो में, एनसीईआरटी रह गई है, वो मैं आगे आपको देने की सोच रही हूँ कल से। तो बाकी आप ये बिहार शिक्षक में जो भर्ती के नाम से प्लेलिस्ट है, मैराथन प्लेलिस्ट है एंड एनसीईआरटी की भी प्लेलिस्ट जो है, ये तीनों ही प्लेलिस्ट, 3 प्लेलिस्ट हैं, एक बिहार शिक्षक भर्ती के नाम से है, ये 3 प्लेलिस्ट हैं, तीनों को आप फॉलो करेंगे तो आपको निश्चित रूप से यहाँ बहुत ज्यादा आपको क्वेश्चन जो हैं
एग्जाम सेंटर में देखने को मिलेंगे यहीं से, इन तीनों प्लेलिस्ट से। तो आप इनको फॉलो करें। आपका यदि आपकी प्रिपरेशन है तो रिवीजन होगा, अच्छा खासा रिवीजन होगा। जो मैराथन है यहाँ पर इतना एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने, बहुत अच्छा, तो वो आपके सारा रिवीजन हो जाएगा। यदि आपका कम तैयार है तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे इन तीनों लिस्ट से। तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन एंड प्रैक्टिस दोनों पर खास तौर पर ध्यान दीजिए। यही आपको जो है अच्छे से वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। और इस क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें और साथ में दोस्तों में शेयर भी कर दें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज के जो नोटिफिकेशन है आपको सब्सक्रिप्शन से ही मिलेंगे और साथ में मुझे मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। यदि चैनल पर आते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। और इसको फिर ठीक है, मिलते हैं कुछ और प्रश्नों के साथ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट लाइफ एंड जय हिंद, जय भारत।